जब भी जब भी झारखंड की तस्वीर जहन में उभरती है तो सबसे पहले क्या याद आता है? जाहिर है, घने जंगल, नदियां और खदानें। बिल्कुल, हरे भरे जंगल, कल कल करती नदियां और जमीन के सीने में छिपा हुआ खनिजों का एक अथाह खजाना। कोयला हो गया, अबरख, लौह अयस्क। ये राज्य असल में भारत की औद्योगिक धड़कन है। सही कहा। लेकिन इस बेतहाशा प्राकृतिक और खनिज संपदा के साथ एक बहुत भारी कीमत भी जुड़ी हुई है। और आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर सुर्खियां तो नहीं बनता, लेकिन रोजाना लाखों लोगों की जिंदगी और मौत तय करता है। और ये चर्चा है झारखंड के सामने मौजूद उन अनूठी प्राकृतिक और मानव निर्मित चुनौतियों की। जी, और उससे भी अहम बात यह है कि इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि कैसे राज्य केवल आपदा आने के बाद राहत बांटने वाले पुराने ढर्रे से बाहर निकल रहा है। मतलब जो एक रिएक्टिव अप्रोच होती है ना। हाँ, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ। बिल्कुल, पूर्व चेतावनी और प्रोएक्टिव बचाव की ओर ये राज्य तेजी से बढ़ रहा है। और आज हमारी मेज पर जो स्रोत मौजूद हैं, जिनमें आधिकारिक सरकारी दस्तावेज हैं, राज्य के आपदा प्रबंधन अधिनियम के कुछ विस्तृत अंश हैं और प्रतिष्ठित शोध संस्थानों की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं, वे एक बहुत ही स्पष्ट कहानी बयां करते हैं। इन दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करने पर समस्याओं के साथ साथ समाधानों का भी एक पूरा तंत्र दिखाई देता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कागजों पर बनी नीतियां जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रही हैं। चलिए फिर इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि नीतियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उन्हें लागू करने वाला ढांचा मजबूत ना हो तो वे महज कागज के टुकड़े रह जाती हैं। 25 दिसंबर 2005 को जो आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ था, वो असल में इस पूरे सिस्टम की नींव है। जी बिल्कुल। स्रोतों को पढ़ते हुए सवाल उभरता है कि इस पूरी मशीनरी की कमान आखिर किसके हाथ में है। मतलब ये ऊपर से लेकर नीचे तक काम कैसे करती है। केवल कुछ कमेटियों के नाम पढ़ लेना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि ये तंत्र असल में काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, अगर महज कमेटियों के नाम गिनाए जाएं तो ये किसी उबाऊ सरकारी किताब जैसा लगेगा। हाँ, वो तो है। इसलिए इसे एक वास्तविक परिस्थिति से समझते हैं। मान लीजिए रात के 2 बजे लातेहार के किसी सुदूर गांव में अचानक भयानक बाढ़ आ जाती है। अब ऐसे समय में दिल्ली या रांची से बचाव दल के पहुंचने में तो कई घंटे लग सकते हैं। इसलिए ये ढांचा इस तरह बनाया गया है कि सबसे पहले गांव का मुखिया हरकत में आता है, जो ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक कहा। उसके पास शुरुआती कदम उठाने के अधिकार होते हैं। यानी सबसे पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल उसी स्तर पर होती है जहां आपदा आई है। हाँ, और मुखिया के बाद ये सूचना तुरंत प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पहुंचती है, जहां बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कमान संभालता है। और जब स्थिति ब्लॉक के नियंत्रण से बाहर होने लगती है, तब जिला स्तर की मशीनरी पूरी ताकत से सक्रिय होती है। यहाँ डीडीएम में काम करता है। बिल्कुल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी कमान उपायुक्त यानी डीसी या जिला दंडाधिकारी के हाथों में होती है। जिले का डीसी ही सबसे मुख्य कमांडर की भूमिका में होता है। मतलब पुलिस हो या स्वास्थ्य विभाग या अग्निशमन, सब कुछ डीसी के निर्देश पर काम करता है। और ये जो सूचना का प्रवाह है, ये जिले से होते हुए राज्य के शीर्ष नेतृत्व तक कैसे पहुंचता है? देखिए, जिले के ऊपर आती है राज्य कार्यकारी समिति, जिसे एसईसी कहते हैं। इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, चीफ सेक्रेटरी। जी, ये समिति असल में सभी विभागों के बीच तालमेल बैठाती है और मुख्य योजनाएं तैयार करती है। और इस पूरे पदानुक्रम के सबसे शीर्ष पर है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी जेएसडीएमए। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेएसडीएमए के पदेन अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री खुद? हाँ। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता का सीधा अर्थ ये है कि आपदा प्रबंधन को राज्य में सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा राज्य और जिला स्तर पर 24 घंटे काम करने वाले आपातकालीन संचालन केंद्र भी बनाए गए, जिन्हें ईओसी कहते हैं, जो हर वक्त अलर्ट पे रहते हैं। और केंद्र की तर्ज पर जैसे एनडीआरएफ होता है ना, वैसे ही झारखंड ने अपना राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ भी तैयार किया है, जो तुरंत तैनात होने के लिए प्रशिक्षित है। ये पूरा प्रशासनिक ढांचा सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बड़े युद्ध की स्थायी तैयारी चल रही हो। और ये युद्ध वास्तविक भी है। बिल्कुल वास्तविक है, क्योंकि राज्य की जो सबसे व्यापक प्राकृतिक आपदा है, वो कोई अचानक आने वाला भूकंप या चक्रवात नहीं है।
वो एक खामोश और धीमी आपदा है, सूखा। सूखा। स्रोतों में मौजूद एक आंकड़ा बहुत ध्यान खींचता है। ये जानना चौंकाने वाला है कि झारखंड की 70 से 80% कृषि केवल बारिश पर निर्भर है। ये भौगोलिक और आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, सूखा एक ऐसी आपदा है जो किसी इमारत को तो नहीं गिराती, लेकिन ये पूरी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को भीतर से खोखला कर देती है। सही बात है। अगर आप झारखंड के नक्शे को देखें तो राज्य का उत्तर पश्चिमी हिस्सा इसका सबसे बड़ा शिकार है। पलामू को तो राज्य का सबसे अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। पलामू, रड़वा, चतरा। हाँ, और लातेहार, यहाँ ये एक स्थायी संकट बन चुका है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पठारी इलाका होने के कारण बारिश का पानी तेजी से बह जाता है और जमीन के अंदर नहीं लिस पाता। स्रोतों में वर्ष 2010 के उस भयावह साल का जिक्र बहुत प्रमुखता से किया गया है। वो साल तो बहुत ही बुरा था। हाँ, जब झारखंड के सभी 24 जिलों को भयंकर सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा था। उस समय राज्य का कृषि ढांचा पूरी तरह चरमरा गया था। लेकिन आधिकारिक रूप से सूखे की घोषणा का आधार क्या होता है? मतलब कब माना जाता है कि सूखा पड़ गया है? इसके वैज्ञानिक और प्रशासनिक मानक बहुत स्पष्ट हैं। जब किसी क्षेत्र में सामान्य से 50% से कम बारिश होती है, तब उसे गंभीर सूखे की स्थिति घोषित किया जाता है। 50% से कम? जी। अब सवाल ये है कि इस चुनौती से निपटा कैसे जाए। यहीं पर राज्य ने कुछ प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं। जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका? बिल्कुल। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी BAU को सूखे के प्रबंधन और शोध की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। ये संस्थान सिर्फ मौसम के आंकड़े ही नहीं जुटाता, बल्कि ये शोध करता है कि कम पानी में कौन सी वैकल्पिक फसलें उगाई जा सकती हैं। और बीजों की कौन सी किस्में सूखे का सामना कर सकती हैं? हाँ, ड्रॉट रेजिस्टेंट बीज। जमीनी स्तर पर भी कई ऐसे उपाय दस्तावेजों में दर्ज हैं जो सीधे तौर पर जल संरक्षण से जुड़े हैं, जैसे डोबा निर्माण की योजना। डोभा? हाँ, डोबा छोटे तालाब या गहरे गड्ढे होते हैं जिन्हें खेतों के आसपास बनाया जाता है। जब बारिश होती है तो सतह से बह जाने वाला पानी इन डोबों में जमा हो जाता है, जिसका उपयोग किसान बारिश ना होने पर सिंचाई के लिए कर सकते हैं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान है और डोबा के साथ साथ वाटरशेड मैनेजमेंट एक बड़ी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। सरकार टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन के लिए भारी सब्सिडी भी दे रही है, ताकि पानी की एक एक बूंद सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचे, बर्बाद न हो। और मनरेगा के कार्यों का क्या? हाँ, मनरेगा के तहत होने वाले अधिकांश कार्यों को अब जल संरक्षण से जोड़ दिया गया है और शहरों और नए भवनों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। विचार यही है कि जब तक जमीन के नीचे पानी को वापस नहीं भेजा जाएगा, तब तक सतही जल संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। आसमान से न बरसने वाला पानी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उसी आसमान से एक और भीषण खतरा बरसता है, जिसके बारे में राज्य के बाहर अक्सर चर्चा नहीं होती। वज्रपात। जी, वज्रपात यानी बिजली गिरना। स्रोतों के आंकड़े एक बेहद डरावनी सच्चाई बयान करते हैं कि झारखंड में प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा मौतें वज्रपात से होती हैं। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। ये राज्य के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि इसे राज्य विशिष्ट आपदा यानी स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर का विशेष दर्जा दिया गया है और वज्रपात से मृत्यु होने पर परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन एक सवाल जो मन में आता है वो ये है कि झारखंड में बिजली इतनी अधिक और इतनी घातक क्यों गिरती है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो इसके पीछे का विशुद्ध विज्ञान है। ये केवल एक मौसम की घटना नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए, झारखंड का पूरा परिदृश्य पठारी है और इसके गर्भ में लौह अयस्क, कोयला, तांबा और यूरेनियम जैसे खनिजों का विशाल भंडार है। खनिजों के इस भारी जमाव के कारण जमीन और वायुमंडल के बीच एक विशेष प्रकार का चुंबकीय और विद्युत प्रभाव पैदा होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, मतलब खनिजों की वजह से? हाँ, जब मानसून के दौरान बादलों में भारी घर्षण होता है तो जमीन के नीचे मौजूद ये धात्विक भंडार बादलों की बिजली को अपनी ओर खींचने वाले एक विशाल चुंबक या कंडक्टर की तरह काम करते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत जानकारी है। यही कारण है कि यहाँ बिजली गिरने की तीव्रता और आवृत्ति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक होती है।
विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जब लोग बारिश से बचने के लिए ताड़ या खजूर जैसे ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं। जो खुद एक प्राकृतिक तड़ित चालक यानी लाइटनिंग रॉड का काम करते हैं। बिल्कुल, तो वे सीधे इस खगोलीय बिजली का शिकार बन जाते हैं। के खनिजों का आसमानी बिजली से ये सीधा संबंध ये स्पष्ट करता है कि राज्य इस खतरे के प्रति इतना संवेदनशील क्यों है। अब ये जानना अहम है कि इस अदृश्य प्रहार से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्योंकि केवल मुआवजा देना तो समाधान नहीं है। विज्ञान की समस्या का समाधान तकनीक से ही निकाला जा रहा है। सरकार दामिनी ऐप का बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही है। दामिनी ऐप? हाँ, ये कोई साधारण ऐप नहीं है। ये भारतीय उष्णोदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान और इसरो के सैटेलाइट डेटा का उपयोग करता है। ये ऐप किसी भी इलाके में बिजली गिरने की संभावना की 30 से 40 मिनट पहले ही सटीक चेतावनी दे देता है। 40 मिनट तो बहुत होते हैं। हाँ, 40 मिनट का समय किसी भी खेत में काम कर रहे व्यक्ति को पक्के मकान या सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर अर्ली वार्निंग सायरन सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं, जो खतरे की स्थिति में पूरे गांव को अलर्ट कर देते हैं। और इमारतों के लिए भी कुछ नियम है ना? जी, एक सख्त नियम लागू किया गया है कि राज्य के सभी सरकारी भवनों, विशेषकर स्कूलों में तड़ित चालक यानी लाइटनिंग अरेस्टर लगाना अनिवार्य है, ताकि आसमानी बिजली इमारत को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे जमीन के अंदर समा जाए। ये तकनीकी ढांचा काफी प्रभावशाली है, लेकिन स्रोतों में एक और बहुत ही रोचक और जीवन रक्षक नियम का जिक्र है, जिसे 30-30 का नियम कहा जाता है। द 30-30 रूल। हाँ, तकनीक के अभाव में या मान लीजिए किसी के पास स्मार्टफोन न होने की स्थिति में ये नियम एक बेहतरीन बचाव का तरीका है। ये नियम बहुत सीधा है। अगर आसमान में बिजली चमकने के ठीक 30 सेकंड के अंदर बादलों की गरज सुनाई दे जाए, तो इसका अर्थ है कि बिजली गिरने का खतरा बहुत करीब है और तुरंत सुरक्षित जगह छिप जाना चाहिए। बिल्कुल, किसी पक्की छत के नीचे आश्रय लेना चाहिए। और इस नियम का दूसरा 30 यह तय करता है कि आखिरी बार गरज सुनाई देने के 30 मिनट बाद तक उस सुरक्षित स्थान से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सरल है लेकिन बेहद प्रभावी जानकारी है। और ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां जटिल उपकरणों के बजाय लोगों को सरल और व्यवहारिक ज्ञान देकर सशक्त बनाया जाता है। आसमान से गिरने वाली बिजली के खतरे को तो तकनीक और जागरूकता कम कर रही है, लेकिन जमीन के नीचे जो एक सदी से आग धधक रही है, उसका क्या? झरिया की आग। जी, यह हमें झारखंड की सबसे जटिल और भयावह चुनौती की ओर ले जाता है, खनन आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं से हटकर जब हम मानव निर्मित आपदाओं की बात करते हैं, तो धनबाद, झरिया, बोकारो और रामगढ़ जैसी संवेदनशील बेल्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। यह वह क्षेत्र है जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन स्वयं एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बसा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो खनन क्षेत्र की आपदाएं किसी भी प्राकृतिक तूफान से अधिक विनाशकारी और दीर्घकालिक होती हैं। झरिया का उदाहरण पूरे विश्व के खनन इतिहास में अपने आप में अनोखा और डरावना है। वर्ष 1916 से झरिया की कोयला खदानों में भूमिगत आग लगी हुई है। 1916 से 100 साल से भी ज्यादा हो गए। जी, ये आग 100 से अधिक वर्षों से इसलिए धधक रही है क्योंकि खुली खदानों और जमीन के दरकने से ऑक्सीजन लगातार उन कोयले की परतों तक पहुंच रही है, जिसे कोल सीम्स कहते हैं। हाँ, यह आग अंदर ही अंदर जमीन को खोखला कर रही है, जिससे जमीन धंसने का खतरा एक स्थायी खौफ बन गया है। इस पूरी आबादी को उस सुलगती जमीन से सुरक्षित निकालने और बसाने के लिए झरिया मास्टर प्लान अस्तित्व में आया, जिसकी कमान JRDA यानी झरिया रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाथों में है। झरिया की ये स्थिति तो किसी स्थायी दुस्वप्न जैसी लगती है, लेकिन दस्तावेज इतिहास की कुछ ऐसी काली तारीखों की भी याद दिलाते हैं जिन्होंने खनन के खतरों को बहुत ही क्रूर तरीके से सामने रखा था। चासनाला दुर्घटना। बिल्कुल, 1975 की चासनाला दुर्घटना को शायद ही कोई भूल सकता है। उस दुर्घटना में 375 खनिकों की जान गई थी। रिपोर्ट बताती है कि खदान के अंदर एक भयानक विस्फोट हुआ था, जिसने एक दीवार को तोड़ दिया। और उसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। हाँ, पास की एक पुरानी बंद पड़ी जलमग्न खदान का लाखों गैलन पानी तेजी से काम कर रहे खनिकों के ऊपर आ गिरा। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और ये केवल इतिहास नहीं है। 2016 में गोड्डा के ललमटिया में खदान का मलबा और छत धंसने की घटना हुई थी, जिसने फिर से ये साबित कर दिया कि खनन में थोड़ी सी भी चूक जानलेवा हो सकती है। इन बड़ी घटनाओं के तंत्र को समझना आवश्यक है। खदान की छत धंसना, जल भराव और मीथेन गैस का रिसाव
जो एक छोटी सी चिंगारी से भयानक विस्फोट में बदल सकता है। ये खनिकों के रोजमर्रा के खतरे हैं। रोज की मौत से जूझना है ये। लेकिन दस्तावेजों का एक और पहलू ये भी है कि मौत सिर्फ विस्फोट से नहीं आती। एक स्लो पॉइजन यानी धीमी मौत का खतरा भी लगातार बना रहता है। आप कोयले की धूल की बात कर रही हैं? जी, कोयला खनन क्षेत्रों में उड़ने वाली महीन धूल खनिकों और आसपास रहने वालों के फेफड़ों में जम जाती है, जिससे न्यूमोकोनियोसिस जैसी लाइलाज और गंभीर श्वास संबंधी बीमारी होती है। इसके अलावा अवैध खनन के दौरान असुरक्षित खदानों का गिरना या बारिश के मौसम में बंद पड़ी खदानों के विशाल गड्ढों में पानी भर जाने से डूबने की घटनाएं भी एक बड़ी मानव निर्मित आपदा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन जटिल समस्याओं के बीच सुरक्षा का एक कड़ा संस्थागत ढांचा भी मौजूद है। इन खदानों को सुरक्षित बनाने, शोध करने और नई तकनीक विकसित करने का जिम्मा धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी IIT ISM उठा रहा है। ये एक बहुत ही अहम संस्थान है। और ये महज संयोग नहीं है कि पूरे देश की खदानों की सुरक्षा नीतियां तय करने वाली सर्वोच्च संस्था खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी DGMS का मुख्यालय भी धनबाद में ही स्थित है। दस्तावेज ये स्पष्ट करते हैं कि अब कानूनी रूप से हर खनन कंपनी के लिए ऑन साइट और ऑफ साइट आपातकालीन प्रबंधन योजनाएं तैयार करना और उनका निरंतर अभ्यास करना अनिवार्य है। ऑन साइट यानी खदान के ठीक अंदर काम करने वालों के लिए और ऑफ साइट खदान के बाहर आसपास की आबादी के लिए। ये कानूनी अनिवार्यता एक बड़ा कदम है, लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है और इसमें एक और परत जुड़ती है, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। जी, चाहे नीतियां कितनी भी आधुनिक हों, उन्हें लागू करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। राज्य में इस क्षमता निर्माण का दायित्व रांची स्थित श्री कृष्णा लोक प्रशासन संस्थान यानी स्काइपा निभा रहा है। स्काइपा की भूमिका बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल, ये संस्थान न केवल शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को संकट प्रबंधन के लिए तैयार करता है, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम के हर पुर्जे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। तो इन सब का मतलब क्या है? जब हम प्रशासनिक पदानुक्रम, सूखे की वैज्ञानिक वजहों, वज्रपात के चुंबकीय कारणों और खदानों की धधकती आग पर चर्चा करते हैं, तो एक बात स्पष्ट होती है कि तत्काल राहत के लिए समाज के सबसे निचले स्तर पर एक प्रशिक्षित बल की जरूरत होती है। क्योंकि कोई भी बड़ी टीम अचानक तो नहीं पहुंच सकती। सही बात है। शुरुआती कुछ घंटे, जिन्हें आपातकाल की भाषा में गोल्डन आवर कहा जाता है, उनमें स्थानीय लोगों की भूमिका ही सर्वोपरि होती है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इसी गोल्डन आवर का सही उपयोग करने के लिए राज्य में प्रथम प्रतिक्रिया दल यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की एक पूरी फौज तैयार की जा रही है, जिसमें होमगार्ड और NCC के छात्र शामिल हैं। हाँ, होमगार्ड के जवानों और राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जो समाज के बीच रहते हैं और किसी भी आपदा के समय सबसे पहले मोर्चा संभाल सकते हैं। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक और दूरदर्शी निर्णय लिया गया है। वो क्या? आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR को राज्य की मुख्य धारा की विकास योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा बना दिया गया है। और शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे सुखद हिस्सा वो है जहां बात भविष्य की पीढ़ी की होती है। आपदा प्रबंधन के विषय को अब केवल अधिकारियों की ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे स्कूलों तक ले जाया गया है। पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि राज्य केवल वर्तमान पीढ़ी की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि भविष्य के नागरिकों के दिमाग में ये बात डाल रहा है कि इन अनूठी चुनौतियों के बीच सुरक्षित रूप से कैसे जीना है। शिक्षा ही वो वास्तविक उपकरण है जो लंबी अवधि में किसी भी समाज को सुरक्षित बनाता है। आज की चर्चा में जिन दस्तावेजों और स्रोतों का विश्लेषण किया गया, उनका सार यही है कि झारखंड ने आपदा प्रबंधन को केवल एक राहत विभाग की जिम्मेदारी मानने से इनकार कर दिया है। सही कहा। चाहे वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का सूखे से लड़ने वाला शोध हो, आसमान से गिरने वाली बिजली के लिए दामिनी ऐप का सैटेलाइट डेटा हो, या IIT ISM द्वारा खदानों की सुरक्षा पर किया जा रहा निरंतर तकनीकी कार्य हो, ये राज्य तकनीकी और संस्थागत विशेषज्ञता को मिलाकर एक बेहद प्रोएक्टिव दृष्टिकोण अपना रहा है। बिल्कुल। और यही इस पूरी गहन चर्चा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। चुनौतियां जितनी गहरी हैं, तैयारी का पैमाना भी उतना ही विस्तृत होता जा रहा है।